योर फॉल्ट एक स्पेनिश कुल्पा तुया डोमिंगो गोंजालेज द्वारा निर्देशित एक आगामी स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मर्सिडीज रॉन की कल्पेबल्स श्रृंखला जिसमें गैब्रियल ग्वेरा और निकोल वालेस मुख्य भूमिका में है। यह माई फॉल्ट 2023 का अनुवर्ती है। कथानक निक और नोआ के बीच रोमांस, जो अब क्रमशः विश्वविद्यालय और एक पेशेवर कैरियर शुरू कर रहे हैं, को एक प्रतिशोधी पूर्व प्रेमिका सहित नई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 2 ढालना निकोल वालेस नूह के रूप में 3, गैब्रियल ग्वेरा निक के रूप में 3, मार्ता हजास 4, इवान सांचेज 4, विक्टर वरोना 4, ईवा रुइज 4, गोया टोलेडो एनाबेल के रूप में 4, सोफिया के रूप में गैब्रिएला एंड्राडा 4, एलेक्स बेजर ब्रायर के रूप में 4, माइकल के रूप में जेवियर मोरगेड 4, लुका के रूप में फेलिप लोंडोनो तो 4। उत्पादन कुल्पा तुया, जो माई फॉल्ट का सीक्वल है, को तीसरी किस्त कुल्पा नुएस्ट्रा के साथ शूट किया गया था। दोनों फिल्मों की संयुक्त शूटिंग फरवरी 2024 में मैड्रिड में पूरी हुई। 5 यह फिल्म पोकीप्सी फिल्म्स, एलेक्स डेला इग्लेसिया और कैरोलिना बैंग द्वारा निर्मित है। 5 मुक्त करना फिल्म 27 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। 4 स्वागत सिनेमेनिया की पाउला पार्डो लूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि यह अपने उद्देश्य को पूरा करती है क्योंकि यह बहुत मनोरंजन करती है और आपको यह जानने के लिए उत्सुक छोड़ देती है कि गाथा की तीसरी और अंतिम किस्त में क्या होगा। 6 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दी। इसे दिमाग को झकझोर देने वाली विचित्र और लकड़ी की तरह अभिनय वाली रोमांटिक ड्रामा बताया। 7 यह भी देखें 2024 की स्पेनिश फिल्मों की सूची। माई फॉल्ट स्पेनिश कुल्पा मिया 2023 की एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन डोमिंगो गोंजालेज ने किया है और यह उनकी पहली निर्देशित फीचर लंबाई वाली फिल्म है जिसमें निकोल वालेस और गैब्रियल ग्वेरा ने अभिनय किया है। यह मर्सिडीज रॉन की इसी नाम की वॉटपैड कहानी पर आधारित है। कथानक नोआ अपनी मां राफेला के साथ अपने शहर को छोड़ देती है, अपने प्रेमी डैन और अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर अपनी मां के नए पति विलियम लिस्टर के हवेली में रहने के लिए। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक डिनर का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नोआ एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। नोआ को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है, जिसके बारे में उसके पिता और राफेला को पता नहीं है। निक काम के लिए डिनर के बीच में ही निकल जाता है। नोआ कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेला निक से नोआ को घर छोड़ने के लिए कहते हैं। निक और नोआह के बीच फिर से लड़ाई होती है, जिसका अंत निक द्वारा नोआह को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआह को निक के दोस्त मारियो द्वारा उठाया जाता है और उसे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआह को पता चलता है कि निक एक प्लेबॉय है जो बहुत सी लड़कियों के साथ घूमता है। वह जेना, उसके प्रेमी लायन और निक की दोस्त अन्ना से मिलती है। नोआह और जेना जल्दी ही करीबी दोस्त बन जाते हैं। पार्टी के दौरान रॉनी का दोस्त टिपो नोहा को शराब पिलाने की कोशिश करता है। निक बीच में आता है, नोहा को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे में धुत नोहा को सपना आता है कि उसकी मां पर किसी ने हमला कर दिया है। इस बीच निक नोहा के फोन का इस्तेमाल करके उसकी मां को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ मूवी देख रही है और उसने निक के साथ अपने विवाद सुलझा लिए हैं। बाद में उसे पता चलता है कि निक को भी रेसिंग का शौक है। नोआ और जेना ठीक उस समय रेस में शामिल होते हैं जब निक शुरू होने वाला होता है। हालांकि पहले तो उनका ध्यान भटकता है, लेकिन निक अपनी रेस जीत जाता है। नोआ जेना और लायन को भी आश्चर्यचकित करता है कि उसे रेसिंग के बारे में 1-2 चीजें पता हैं, हालांकि वह कभी नहीं बताती कि उसे यह कैसे पता है। लायन भी अपनी रेस जीत जाता है। नोआ को डैन की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेट्टी को चूम रहा होता है,
जिससे वह लियोनार्डो को चूम लेती है और वह इसकी तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक बीच में आता है और उसे जाने के लिए कहता है। चूंकि वह ऐसा करने के लिए अड़ी हुई है, निक उसे चूमता है और उसके लिए इसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रहने के लिए कहकर चला जाता है जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। नोआ गलती से कार स्टार्ट कर देती है और चूंकि कार स्टार्टिंग लाइन में थी, इसलिए उसे अगले रेसर के साथ रेस करनी पड़ी जो रॉनी होता है। रॉनी का कहना है कि निक को रेस में भाग लेना था और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन गया। इसलिए निक को उसे 15,000 यूरो और वह पोर्श देना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रॉनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने देखा कि नू असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी के समारोह से खुद को दूर रखता है। समारोह के बाद निक घर आता है और कॉमन रूम में नू को जोश से चूमता है। राफेला को लगता है कि नोआह परेशान है और वह डैन को अपने घर ले आती है। नोआह के मन में निक के लिए भावनाएं उठने लगती हैं और इसलिए वह डैन को दूर रखती है। निक रॉनी के साथ एक और हाथापाई में उलझ जाता है और घर वापस आकर घायल हो जाता है। नोआह निक के घावों पर हाथ फेरता है और वे फिर से किस करते हैं। निक, नोआह, जेना, लायन, मारियो और अन्ना डेट पर जाते हैं जो एक फाइट क्लब में खत्म होती है जहां निक लड़ रहा होता है। निक और नोआह का रिश्ता टूट जाता है क्योंकि नोआह अपने जीवन में हुई सारी हिंसा से डरती है। नोआह को लगातार किसी ऐसे व्यक्ति से नोट मिल रहे हैं जो बदला लेने की ताक में है। नोआह गलती से इसे डैन समझ लेती है, लेकिन असल में यह उसके अलग हुए पिता जोनास का है, जिसके बारे में उसने कहा कि वह मर चुका है। जोनास एक रेसर था और इसीलिए नोआह को रेसिंग के बारे में इतना कुछ पता था। जोनास अपने जेल साथी रॉनी का इस्तेमाल राफेला और नोआह को पकड़ने के लिए कर रहा था ताकि बदला लिया जा सके। विलियम को इस बारे में पता चलता है और वह निक से नोआह पर नजर रखने के लिए कहता है। निक नोआह को कोठरी में बंद करने के बाद अन्ना से बचाता है और उसे घर ले जाता है। विलियम को निक और नोआह के बीच अवैध संबंध के बारे में पता चलता है। निक की अपनी मां की तरफ से एक और सौतेली बहन भी है, मैगी। निक और नोआह अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके माता पिता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि वे केवल समुद्र तट पर सेक्स करते हैं। बाद में जोनास के आदेश पर रोनी द्वारा नोआह का अपहरण कर लिया जाता है। विलियम और राफेला को नोट्स से पता चलता है कि जोनास इसके पीछे है। जोनास राफेला को फोन करता है और 1 मिलियन यूरो नकद मांगता है। विलियम और राफेला पुलिस के साथ आदान प्रदान करने जाते हैं। निक आता है और अपने पोर्श में बीमा ट्रैकर का उपयोग करके ठिकाने का पता लगाता है। जोनास को इसके बारे में पता चलता है और कार का पीछा शुरू होता है जिसमें नोआह पोर्श चला रहा होता है जहां जोनास उसे बंधक बनाकर रख रहा था। निक अपनी कार में एक इंस्पेक्टर के साथ उनका पीछा करता है। ढालना। निकोल वालिस नोआह मॉर्गन के रूप में 1, निक लिस्टर के रूप में गैब्रियल ग्वेरा 1, राफाएला मोर्गन के रूप में मार्टा हाजस 2, विलियम लिस्टर के रूप में इवान सांचेज 3, ईवा रुइस जेना के रूप में 2, विक्टर वरोना शेर के रूप में 2, रोनी के रूप में फ्रैन बेरेंगुएर 3, जोनास के रूप में इवान मास्कुए 1। उत्पादन। यह फिल्म मर्सिडीज रॉन की वॉटपैड कहानी कुल्पा मिया पर आधारित है, जिसे बाद में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक त्रयी में विस्तारित किया गया। 4. यह पोकीप्सी फिल्म्स, एलेक्स डेला इग्लेसिया और कैरोलिना बैंग का प्रोडक्शन है। 5. कोस्टा डेल सोल में शूटिंग स्थानों में टोरेमोलिनोस, मनिलवा और मारबेला शामिल थे। 6. मुक्त करना। यह फिल्म 8 जून 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर शुरू हुई। 7. अमेजन प्राइम वीडियो के अनुसार फिल्म ने कथित तौर पर सेवा के इतिहास में किसी भी गैर अंग्रेजी स्थानीय मूल के लिए सर्वश्रेष्ठ शुरुआती 3 दिवसीय दर्शकों के आंकड़े हासिल किए। 8. स्वागत। डेली एक्सप्रेस के लुकास हिल पॉल ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए, यह देखते हुए कि यह प्राइम वीडियो का अब तक का सबसे घटिया उपक्रम हो सकता है,
लेकिन यह कम से कम एक आत्मजागरूक इशारा और 2 पसंद करने योग्य लीड के साथ आता है। 9. Decider.com के जॉन सर्बा ने माई फॉल्ट को एक नकारात्मक समीक्षा दी, इसे एक भयावह फिल्म माना जिसमें पात्र अन्यथा बेस्वाद और अल्पविकसित थे। 10. माई फॉल्ट 2023 में दुनिया भर में अमेज़न प्राइम वीडियो की सबसे लोकप्रिय फिल्म बन गई। 11. सीक्वल और रीमेक। प्राइम वीडियो ने मर्सिडीज रॉन की पुस्तक त्रयी को पूरा करने वाले 2 सीक्वल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, कुल्पा तुया और कुल्पा नुएस्ट्रा। दोनों सीक्वल में डोमिंगो गोंजालेज निर्देशन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 12. मई 2024 में मेलिसा ओसबोर्न की पटकथा पर आधारित और आशा बैंक्स और मैथ्यू ब्रूम द्वारा अभिनीत डैनी गिल्डवुड और चार्लोट फासलर द्वारा निर्देशित माई फॉल्ट लंदन नामक यूके रीमेक की शूटिंग पूरी होने की सूचना मिली थी। मर्सिडीज रॉन लोपेज, जन्म 3 जून 1993, अर्जेंटीना की एक ऑडियो विजुअल लेखिका और संचारक हैं। वह कल्पेबल सागा के लिए जानी जाती हैं, जो एक त्रयी है जो वॉटपैड के जरिए जानी गई। त्रयी की पहली किताब कुल्पा मिया को 2023 में एक फिल्म में रूपांतरित किया गया था। 1. वह वर्तमान में सेविले, स्पेन में रहती हैं। प्रारंभिक जीवन। रॉन का जन्म अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उन्होंने सेविले विश्वविद्यालय से ऑडियो विजुअल संचार में डिग्री हासिल की। लेखन कैरियर। उन्होंने 2015 के मध्य में मुख्य रूप से वॉटपैड प्लेटफॉर्म पर लिखना शुरू किया, जहां उन्होंने कुल्पा मिया लिखना शुरू किया। 2016 में उन्होंने एक वाटिस अवार्ड्स बैज जीता। मार्च 2017 में उनका उपन्यास कुल्पा मिया बार्सिलोना में पेंगुइन रैंडम हाउस के मोंटेना सील के तहत बिक्री के लिए चला गया। कुछ महीने बाद उनकी दूसरी पुस्तक कुल्पा तुया का विमोचन हुआ। अगले वर्ष जुलाई में गिल्टी ट्रिलॉजी की तीसरी और अंतिम पुस्तक कुल्पा नुएस्ट्रा सामने आई और पेरू के लीमा में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला प्रदर्शनी में प्रस्तुत की गई। 2 मई 2019 में उन्होंने मार्फिल का प्रीमियर किया और अक्टूबर में इबानो का। 3. उपन्यास दोषी त्रयी। कुल्पा मिया 2017, कुल्पा तुया 2017, कुल्पा नुएस्ट्रा 2018, एनफ्रेंटेडोस डुओलॉजी। मार्फिल 2019, इबानो 2019, डिमेलो त्रयी, डिमेलो बाजितो 2020, डिमेलो एन सीक्रेटो 2020, डिमेलो कॉन बेसोस 2021। डेला इग्लेसिया ने इसके बाद एम.आई. ग्रैंड नोचे, माई बिग नाइट 2015 से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जो एक सामूहिक फिल्म थी जिसने स्पेनिश गायक सुपरस्टार राफेल की 40 साल बाद सिनेमा में वापसी की। राफेल एक विशाल कलाकारों का नेतृत्व करता है जिसमें मारियो कैसास, पेपोन नीटो, ब्लैंका सुआरेज, कार्लोस एरेस, लुइस कैलेजो, कार्मिन माची, जेमे ऑर्डोनिज, सैंटियागो सेगुरा, एनरिक विलेन, ह्यूगो सिल्वा, कैरोलिना बैंग, टेरेले पावेज, कार्मिन रुइज, मार्टा गुएरास, इना शामिल हैं। पोल वोरोसा, टोनी अकोस्टा और लुइस फर्नांडीज सहित कई अन्य। एम.आई. ग्रैंड नोचे इसके निर्देशक के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक और सफलता थी, जिसने इसकी लागत से लगभग 3 गुना अधिक कमाई की। 8. 2017 में एलेक्स डेला इग्लेसिया ने 2 फिल्में रिलीज की, एल बार, जिसमें उनके कई पहले से ही नियमित कलाकार ब्लैंका सुआरेज, मारियो कैसास, कार्मिन माची, पेपोन नीटो, टेरेले पावेज थे, और इतालवी फिल्म परफेटीज कोनोसियूटी का रीमेक, जिसका शीर्षक स्पेनिश परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफेक्ट स्ट्रैगर्स है, जिसमें बेलेन रुएडा और एडुआर्डो नोरिएगा सहित अन्य प्रभावशाली कलाकार हैं। परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस निर्देशक की अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस वापसी थी, जिसमें लगभग 20 मिलियन यूरो की कमाई हुई थी। 9. पोकीप्सी फिल्म्स का उदय। 2009 में निर्माता कैरोलिना बैंग और एलेक्स डेला इग्लेसिया ने प्रोडक्शन पावरहाउस पोकीप्सी फिल्म्स की स्थापना की। बोल्ड, साहसी और अभिनव फिल्म निर्माताओं की एक नई पीढ़ी का पोषण करने के लिए निर्मित पोकीप्सी फिल्म्स ने सफल फीचर्स की एक प्रभावशाली स्लेट का निर्माण किया है, जैसे पेपर हाउस के निर्देशक कोल्डो सेरा की 7-0 बिन लादेन, 70 बिग ओन्स, एडुआर्डो कैसानोवा की बहुपुरस्कार प्राप्त पाइल्स, स्किन्स और ला पिएटा। 13 जनवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज, एस्टेबन रॉयल और जुआन फर्नांडीज की मुसन्नास, श्रेयस नेस्ट।
जिसमें उत्कृष्ट मैकारेना गोमेज ने अभिनय किया है, एलेक्स डे ला इग्लेसिया की एल बार इग नासियो टाटा की द चॉक लाइन, अक्टूबर 2022 में 2 सप्ताह के लिए नेटफ्लिक्स में एंटू गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म जैम बाल्गुएरो की वीनस। फरवरी 2021 में एलेक्स डे ला इग्लेसिया ने अपने निर्देशन में एक नई फिल्म की शूटिंग की घोषणा की, जिसका निर्माण मीडियासेट एस्पाना ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर किया है। इस फिल्म का नाम एल क्वार्टो पासजेरो फॉर इज ए क्राउड है और इसमें ब्लैंका सुआरेज, अर्नेस्टो अल्टेरियो, अल्बर्टो सैन जुआन और रूबेन कोटाडा ने अभिनय किया है। फॉर इज ए क्राउड के अंतर्राष्ट्रीय शीर्षक के साथ एल क्वार्टो पासजेरो को स्पेन में अक्टूबर 2022 में रिलीज किया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। भय संग्रह। हाल के वर्षों में पोकीप्सी फिल्म्स ने द फियर कलेक्शन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। 10 सोनी पिक्चर्स और अमेज़न प्राइम के साथ साझेदारी करके पोकीप्सी फिल्म्स द्वारा सह-निर्मित हॉरर फीचर फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। फिल्मों का निर्देशन कुछ उल्लेखनीय स्पेनिश फिल्म निर्माताओं जैसे कि जैम बाल्गुएरो, पाउला ऑर्टिज और खुद एलेक्स डे ला इग्लेसिया सहित कई अन्य द्वारा किया जाएगा। द फियर कलेक्शन की पहली फिल्म वेनिसफ्रेनिया है, जिसका निर्देशन डे ला इग्लेसिया ने किया है। वेनिसफ्रेनिया का विश्व प्रीमियर कैटलोनिया के सिजेस इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे स्प्रिंग 2022 में रिलीज किया गया था। 11 टेलीविजन। एलेक्स डे ला इग्लेसिया ने एल ग्रैन व्योमिंग, 12 टीवीई और इनोसेंट क्षेत्रीय टेलीविजन के साथ एल पेयोर प्रोग्राम डे ला सेमाना जैसे टीवी शो के लिए स्केच का निर्देशन किया है, साथ ही श्रृंखला प्लूटन बीआरबी नीरो 2008 के लिए भी। ला दो टीवी। यह एंटोनियो गिल, कैरोलिना बैंग और कार्लोस एरेसेस सहित अन्य अभिनीत विज्ञान कथा श्रृंखला की एक पैरोडी है। 2020 के वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपनी सीरीज 30 मोनेडास 30 कॉइन्स प्रस्तुत की, जिसका प्रीमियर उसी वर्ष 29 नवंबर को HBO स्पेन पर हुआ। यह सीरीज स्पेन के एक दूरदराज के गांव के एक पैरिश में निर्वासित एक भूत भगाने वाले, मुक्केबाज और पूर्व अपराधी फादर वेरगारा की कहानी बताती है। दिसंबर 2021 में HBO ने घोषणा की कि 30 मोनेडास स्पेन में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था। 13 फिल्म अकादमी की अध्यक्षता। एलेक्स डे ला इग्लेसिया को 21 जून 2009 को स्पेन के सिनेमैटोग्राफिक आर्ट्स अकादमी का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश किया था, साथ में इसियार बोलेन और एमिलियो एपिना संस्कृति मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद एंजेल्स गोंजालेसिंडे की जगह लेने के लिए। राष्ट्रीय उद्योग के प्रमुख के रूप में डे ला इग्लेसिया के मुख्य लक्ष्य अकादमी में उन सभी कलाकारों को वापस लाना था जो स्पेन छोड़ चुके हैं या संस्थान से दूर हैं। इसके साथ वह पेड्रो अल्मोडोवर और उनके भाई अगस्टिन अल्मोडोवर को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने 2005 में संस्था की मतदान प्रणाली से सार्वजनिक रूप से असहमत होकर संगठन छोड़ दिया था। और साथ ही जोस लुइस गार्सी भी, जिन्होंने मतदान प्रक्रियाओं से संबंधित एक अन्य विवाद के कारण 1999 में अकादमी छोड़ दी थी। उनके अपने शब्दों में, वह उन लोगों की रक्षा करना चाहते थे जो फिल्म निर्माण से अपनी आजीविका चलाते हैं। 14 फरवरी 2010 को डे ला इग्लेसिया ने गोया पुरस्कार समारोह में फिल्म अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपना सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें उन्होंने याद दिलाया कि ऐसे कानून बनाना आवश्यक था जो सभी क्षेत्रों के सहअस्तित्व की रक्षा करें, और इसमें फिल्म निर्माण भी शामिल है। इस कारण से अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष ने 21 दिसंबर 2010 को कांग्रेस में इसे अस्वीकार किए जाने के बाद सतत अर्थव्यवस्था कानून, जिसे सिंडेवर्ट कानून के रूप में जाना जाता है, के दूसरे अंतिम प्रावधान पर बहस में भाग लिया। इस पाठ ने केवल एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के बजाय एक बौद्धिक संपदा आयोग के हस्तक्षेप के बाद कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करने वाले इंटरनेट पृष्ठों को बंद करने की संभावना को उठाया। एलेजांद्रो एलेक्स डे ला इग्लेसिया मेंडोजा, जन्म 4 दिसंबर 1965, एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और पूर्व कॉमिक बुक कलाकार है। डे ला इग्लेसिया की फिल्मों में मौत और हत्या जैसे विचित्र और बहुत ही अंधेरे तत्व शामिल हैं। उनके ज्यादातर काम डार्क कॉमेडी माने जाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें हॉरर और या ड्रामा तत्व वाले भी माना जाता है। उनकी सभी फिल्में द लास्ट सर्कस 2010 और एज लक वुड हैव इट 2011 के उल्लेखनीय अपवादों के साथ जॉर्ज गुएरिकाचिवरिया के साथ मिलकर लिखी गई थी। जीवनी, अध्ययन और प्रारंभिक कैरियर।
डेउस्टो विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डिग्री के साथ डेला इग्लेसिया ने नो एल फैंजीन माल्डिटो एक और मेटाक्रिलेटो जैसे फैंजाइन्स में कॉमिक्स बनाना शुरू किया, साथ ही ट्रोकोला, बर्डिन जॉन और ला रिया डेल ओसियो जैसी पत्रिकाओं में भी। डेला इग्लेसिया हमेशा एलेक्स रेमंड, फ्लैश गॉर्डन के निर्माता और स्टेन ली, मार्वल कॉमिक्स के संस्थापक और स्पाइडरमैन और द हल्क के सहनिर्माता को एक कॉमिक्स कलाकार के रूप में अपनी मुख्य प्रेरणा के रूप में स्वीकार करते हैं। लगभग इसी समय 1986 और 1989 के बीच उन्होंने बिलबाओ में स्पेन के पहले रोल गेम क्लबों में से एक लॉस पेलोटास की स्थापना की। फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत में डेला इग्लेसिया पाब्लो बर्जर की लघु फिल्म मामा 1988 में कला निर्देशक थे, और फिर एनरिक अर्बिजू की फीचर टोडो पोर ला पास्ता एनीथिंग फॉर ब्रेड 1991 में। डेला इग्लेसिया ने पहले ही एनरिक उर्बिजू और जोक्विन ट्रिनकार्डो के साथ मिलकर उनकी पहली फिल्म तू नोविया एस्टा लोका 1988 का पोस्टर डिजाइन किया था। एलेक्स डेला इग्लेसिया की पहली लघु फिल्म मिरिंडास असेसिनास 1991-4 ने पेड्रो अल्मोडोवर का ध्यान आकर्षित किया, जिनकी प्रोडक्शन कंपनी एल डेसियो ने डेला इग्लेसिया की पहली फीचर फिल्म एक्सियोन म्यूटेंट विज्ञानफाई एक्शनर में सहयोग किया था। 1993 बेस्टिया का दिन। डेला इग्लेसिया की अगली फिल्म ने उन्हें स्पेनिश सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण निर्देशकों में से एक के रूप में स्थापित किया। एल दिया डेला बेस्टिया 1995 जॉर्ज ग्वेरिका चिवरिया के साथ लिखी गई थी। तब से एलेक्स डेला इग्लेसिया की अधिकांश फिल्मों में सहपटकथा लेखक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द डे ऑफ द बीस्ट के रूप में रिलीज हुई इस फिल्म ने 6 गोया पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी शामिल है। इस फिल्म ने सैंटियागो सेगुरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक बना दिया और अभिनेत्री टेरेले पावेज को वापस लाया, जो 2017 में अपने निधन तक उनकी फिल्मों में नियमित रूप से काम करती रहीं। मावरिक निर्देशक। इसके बाद डेला इग्लेसिया अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाए गए प्रोडक्शन को स्पेनिश सांस्कृतिक स्वाद के करीब अन्य प्रोडक्शन के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन सभी में उनकी शानदार बुद्धि, अक्सर डार्क और कभी-कभी विचित्र हास्य की भावना भी देखने को मिलती है। कई दिग्गज स्पेनिश अभिनेता और अभिनेत्रियों ने उनके निर्देशन में काम किया है, जिसमें कार्मेन मोरा से लेकर मारिया एस्केरिनो तक, साथ ही रोजी पेरेज, एलिजा वुड, जॉन हर्ट या सल्मा हाइक जैसे कई हॉलीवुड सितारे शामिल हैं। उन्होंने पर्दिता डुरांगो 1997 में जेवियर बार्डेम, रोजी पेरेज और जेम्स गंडोल्फिनी के प्रदर्शन का निर्देशन किया। मुर्टोज डे रिसा में सैंटियागो सेगुरा और एल ग्रैन व्योमिंग, डाइंग ऑफ लाफ्टर 1999, ला कोमुनिदाद में कार्मेन मोरा, मैनुअल तेजादा और पाका गैबल्डन, कॉमनवेल्थ 2000, सांचो ग्रासिया, एंजल डी एंड्रेस लोपेज और यूसेबियो पोंसेला 800 बाला में 800 बुलेट्स 2002, क्रिमेन फेरपेक्टो में गिलर्मो टोलेडो, मोनिका सेवेरा और किरामिरो, फेरपेक्ट क्राइम 2004 और एलिजा वुड, लियोनोर वाटलिंग और जॉन हर्ट इन द क्रिमिनस डी ऑक्सफोर्ड, द ऑक्सफोर्ड मर्डर्स 2007, बल्डा ट्रिस्टे डे ट्रोम्पेटा। उनकी फिल्म बल्डा ट्रिस्टे डे ट्रोम्पेटा द लास्ट सर्कस 2010 को 67वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 पुरस्कार मिले, अर्थात सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए ओसेला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सिल्वर लायन। इसे 2011 में 15 गोया पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा शामिल है। इसे सर्वश्रेष्ठ मेकअप और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए। जब फिल्म अमेरिका में सिनेमाघरों में खुली तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक शानदार लेख में फिल्म की प्रशंसा की। 5 बॉक्स ऑफिस हिट्स, लास ब्रुजेस डी जुग्रामुडी और परफेक्टोस डेस्कोनोसिडोस। 2011 में डेला इग्लेसिया ने ला चिस्पा डे ला विदा इज लक वुड हैव इट रिलीज किया, जिसमें जोस मोटा और सल्मा हाइक ने अभिनय किया और तटीय स्पेनिश शहर कार्टाजेना में शूट किया गया। 2013 लास ब्रुजेस डी जुगरामुडी विचिंग एंड बिचिंग का वर्ष था, जो एलेक्स डेला इग्लेसिया की सबसे सफल फिल्मों में से एक है, जिसे दर्शकों और आलोचकों द्वारा सराहा गया। उन्होंने 2012 की शरद ऋतु में एक व्यापक कलाकारों की टुकड़ी के साथ इसकी शूटिंग शुरू की, जिसमें कार्मेन मोरा, मैक्रेना गोमेज, ह्यूगो सिल्वा, मारियो कैसास, कैरोलिना बैंग, टेरेले पावेज और पेपॉन नीटो और सैंटियागो सेगुरा और कार्लोस एरेस के कुछ कैमियो शामिल थे।
यह फिल्म 27 सितंबर 2013 को स्पेन में रिलीज हुई और 6 की कुल लागत के साथ 14.6 मिलियन यूरो की कमाई करते हुए प्रासंगिक व्यावसायिक सफलता हासिल की। 6. इसे 8 गोया से सम्मानित किया गया। कैरोलिना हेरेरा बैंग, जन्म 21 सितंबर 1985, एक स्पेनिश अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें 2010 में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। आजीविका। कैरोलिना बैंग का जन्म 21 सितंबर 1985 को सांता क्रूज डे टेनेरिफ में हुआ था, जहां उनकी मां नॉर्वेजियन और पिता स्पेनिश थे। बचपन में उनका परिवार मैड्रिड चला गया, जहां उन्होंने पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में तकनीकी वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जबकि साथ ही साथ फिल्म संस्थान में अभिनय का अध्ययन भी किया। 1. मनोरंजन के क्षेत्र में उनके शुरुआती प्रयास थिएटर कंपनी प्रोजेक्टो कथारिस के सदस्य के रूप में थे, जहां वे 6 साल तक रहीं, और ला सेक्स्टा के कार्यक्रम एल इंटरमीडियो पर एक टीवी होस्ट के रूप में। 2008 में उन्होंने प्लूटोन बीआरबी नीरो श्रृंखला में अपनी पहली प्रमुख भूमिका के साथ टेलीविजन अभिनय में कदम रखा, जिसमें उन्होंने लोर्ना की भूमिका निभाई। 2. 2010 में द लास्ट सर्कस में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार में नामांकन मिला। 2011 में वह टेलेसिंको श्रृंखला द लैंड ऑफ वुल्वेस के कलाकारों में शामिल हुई। 2013 में बैंग ने एलेक्स डेला इग्लेसिया द्वारा निर्देशित फिल्म विचिंग एंड बिचिंग में अभिनय किया। 1 साल बाद वह एंटेना 3 श्रृंखला वेलवेट और फिल्म श्रूज नेस्ट में दिखाई दी। 2016 में सीरीज विक्टर रोस के दूसरे सीजन में भाग लिया और 2017 में वह एडुआर्डो कैसानोवा द्वारा निर्देशित फिल्म स्किन्स के कलाकारों का हिस्सा थी। कैरोलिना बैंग का सबसे प्रतिष्ठित पहलू एक फिल्म निर्माता के रूप में है, जिसमें फीचर फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखला में 20 से अधिक क्रेडिट हैं। उनमें से अधिकांश की शुरुआत उनकी अपनी कंपनी पोकीप्सी फिल्म्स से हुई थी, जिसकी स्थापना 2014 में उनके पति, फिल्म निर्देशक और निर्माता एलेक्स डेला इग्लेसिया के साथ की गई थी। उन्होंने हाल के स्पेनिश सिनेमा में उल्लेखनीय शीर्षक का निर्माण किया है, जिसमें आमतौर पर हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर और फिल्म नोयर शैलियां शामिल हैं। सबसे प्रमुख फिल्मों में द हीरोज ऑफ एविल, एरेमेंटारी, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, फॉर अ जे क्राउड, श्रूज नेस्ट, 70 बिग ऑन्स और साथ ही HBO मैक्स सीरीज 30 कॉइंस हैं। HBO मैक्स के लिए कैरोलिना बैंग ने हेडलेस चिकन्स के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म त्रयी माई फॉल्ट की सफल पहली किस्त का निर्माण किया, जो दुनिया भर में प्राइम वीडियो के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म बन गई। 4. कैरोलिना बैंग कॉमेडियन इवा हैचे के निर्देशन की पहली फिल्म अन माल दियालो टीएन क्यूल्क्विएरा की निर्माता भी हैं। 2020 में यह घोषणा की गई थी कि पोकीप्सी फिल्म्स ने सोनी पिक्चर्स और अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ मिलकर द फियर कलेक्शन S बनाया है। 5. जो दुनिया भर में वितरण के साथ पूर्ण लंबाई वाली हॉरर फिल्मों का एक लेबल है। द फियर कलेक्शन की पहली 2 फिल्में वेनिसफ्रेनिया थीं, जिसका निर्देशन एलेक्स डेला इग्लेसिया ने किया था और यह अप्रैल 2022 में रिलीज होगी, और जैम बाल्गुएरो की वीनस। तीसरी, जिमिना सबाडू S की एनाटेमा S 2024 में रिलीज के लिए स्लेट की गई है। उसी वर्ष नेटफ्लिक्स के लिए पोकीप्सी फिल्म्स सीरीज 1992 शीर्षक से लॉन्च की जाएगी। हाल ही में उन्हें टेनेरिफ में इस्ला कैलावेरा फेस्टिवल में SS वेंचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 6 मिला, एक ऐसा पुरस्कार जो उन कैनेरियन लोगों के प्रक्षेपवक्र को पहचानना चाहता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा को द्वीपसमूह से शैली की सीमाओं तक ले गए हैं। आवर्ती सहयोगी। एलेक्स डेला इग्लेसिया की फिल्मों में आमतौर पर ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां होती हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता है और जिनके साथ उन्होंने पहले भी काम किया है। इनमें सबसे प्रमुख हैं सैंटियागो सेगुरा, जिन्हें उन्होंने फीचर फिल्म में अपनी पहली भूमिका की पेशकश की थी, लेकिन मारियो कैसास और कार्लोस एरेसिस भी अक्सर दिखाई देते हैं, क्योंकि वे टेरेले पावेज और एलेक्स एंगुलो की बहुत याद आते थे। एंटोनियो डे ला टोरे, एनरिक विलेन, सेकुन डे ला रोजा या मैनुअल टैलाफे भी उनकी फिल्मों में नियमित रूप से दिखाई देते हैं, अक्सर बहुत ही ठोस सहायक भूमिकाओं में। जॉर्ज गुएरिकाचिवरिया उनके लगभग सभी कामों में उनके सहपटकथा लेखक रहे हैं। इनमें से कुछ कलाकार एलेक्स डेला इग्लेसिया द्वारा निर्मित लेकिन निर्देशित नहीं की गई फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं, और मैक्रेना गोमेज के मामले में उन्हें आमतौर पर उनके द्वारा निर्मित फिल्मों में देखा गया है,
जिसमें HBO के 30 मोनेदास 30 कॉइन्स के सीजन 1 और 2 में गोमेज की तत्कालपंथ प्रमुख भूमिका शामिल है। पुस्तकें 1997 में उन्होंने पाइसोस इन ला लावाडोरा क्लाउन्स इन द वॉशिंग मशीन उपन्यास प्रकाशित किया। 2014 में उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास रिक्वेडेम क्यूते ओडी रिमाइंड मी टू हेट यू प्रकाशित किया। 2022 में नोर्मा संपादकीय ने एक ग्राफिक कलाकार के रूप में एलेक्स डेला इग्लेसिया के पहलू पर निबंधों का संकलन आर्टेवाई एनसायो जारी किया। फिल्मोग्राफी अभिनय भूमिकाएं वर्ष अंग्रेजी शीर्षक स्पेनिश शीर्षक प्रारूप भूमिका नोट्स 2007 मैड्रिड मॉस्को लघु फिल्म लड़की 2008 मुझे बताओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं लघु फिल्म पूर्व प्रेमिका कहानीकार इतिहास के अग्रदूत लघु फिल्म देखभाल करना प्लूटो BRB नीरो प्लूटोन BRB नीरो टीवी श्रृंखला लोरना 200809 2009 पाको के पुरुष टीवी श्रृंखला माया अजकारेते एक एपिसोड सफल पेल्स के बाहर टीवी श्रृंखला मरीना फर्नांडीज 2010 आखिरी सर्कस बैलाडा ट्रिस्टे डे ट्रोम्पेटा पतली परत नतालिया नामांकित सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार 2011 036036 लघु फिल्म सुजाना रास्पुतिन का खंजर रास्पुतिन का दंगा पतली परत लुडमिला ऐदा आयदा टीवी श्रृंखला स्वयं एक एपिसोड भेड़ियों की भूमि धरती का किनारा टीवी श्रृंखला इनेस 201114 जैसा कि किस्मत में होगा जीवन की चीख पतली परत पिलर 2012 पास्कल की शर्त पास्कल का उपदेश लघु फिल्म एस्टेफानिया 2013 चुड़ैल और बिचिंग जुगर्रा मुडी के महल पतली परत ईवा 2014 मार्ग परिवर्तन पतली परत जूलिया श्रू का घोंसला मुसरनास पतली परत एलिसा ब्लाइंड डेथ्स कृपया उद्धरण दें टीवी श्रृंखला को वाडोंगा मखमली टीवी श्रृंखला वेरोनिका लागो एक एपिसोड 2 लोगों के लिए मीनू दोस अल्ला मेसा पतली परत बेले 2015 वही त्वचा ला मिस्मा PL लघु फिल्म महिला मेरी बड़ी रात मेरा बड़ा दिन पतली परत क्रिस्टीना 2016 कल और कल एयर ये मनाना लघु फिल्म महिला भविष्य वह नहीं रहा जो पहले था भविष्य वह नहीं है जो हम चाहते हैं पतली परत लुइसा वेब थेरेपी टीवी श्रृंखला इसाबेल वलेरो विक्टर रोस टीवी श्रृंखला मैडम डी सुबेरविक 2017 खाल पियल्स पतली परत मनोचिकित्सक निरे अजनबी परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस पतली परत डोरियन टीवी श्रृंखला डोरियन 7/2017/18 निर्माता अनु शीर्षक निदेशक नोटिस 2014 श्रू का घोंसला मुसरनास जुआनफर एंड्रेस और एस्टेबन रोयल पतली परत 2015 बुराई के नायक माल के नायक जोबेरियातुआ पतली परत 2016 कल और कल एयर ये मनाना रोड्रिगो रुइज गैलाडोन लघु फिल्म 2017 खाल पियल्स एडुआर्डो कैसानोवा पतली परत बार एलेक्स डेला इग्लेसिया पतली परत त्रुटिया पॉल उर्किजो पतली परत निरे अजनबी परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस एलेक्स डेला इग्लेसिया पतली परत 2018 जीवन में एक बार फिर एलेक्स डेला इग्लेसिया लघु फिल्म सितारों में जोबेरियातुआ पतली परत 70 बड़े लोग 70 बिन लादेन कोल्डो सेरा पतली परत 2019 क्या हो रहा है कोनो आप क्या चाहते हो मार्ता जेनेस और रोजा मार्केज वृत्तचित्र 2022 वेनेसिया फ्रेनिया एलेक्स डेला इग्लेसिया पतली परत चाक रेखा जौला इग्नासियो ताते पतली परत ला पियादाद एडुआर्डो कैसानोवा पतली परत 4 की भीड़ एल क्वाटो पासाजेरो एलेक्स डेला इग्लेसिया पतली परत शुक्र जैमे बालगुएरो पतली परत 2023 मेरी गलती क्यूल्पामिया डोमिंगो गोंजालेज पतली परत 2024 किसी का भी दिन खराब होता है एक दिन पहले से ही बहुत कुछ इवाचे पतली परत एनाटेमा जिमिना सबाड़ू पतली परत फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक चरित्र नोट्स 2018 से 2020 स्कैम एस्पाना नोरा ग्रेस मुख्य कलाकार 38 एपिसोड और सीजन 3 का केंद्रीय पात्र 2021 तोता प मुख्य कलाकार 10 एपिसोड 2024 आवाज उठाना अल्मा मुख्य कलाकार लघु श्रृंखला
आगामी 2025 आत्माओं का घर क्लारा मुख्य कलाकार 8 एपिसोड। पतली परत। वर्ष शीर्षक चरित्र नोट्स। 2008 छांटना मृत लड़की 3 लघु फिल्म। 2017 कैंप फायर क्रीपर्स सैम की खोपड़ी विक्की लघु फिल्म श्रेय निकोल वालिस को दिया गया। 2018 पोस्ट मिलेनियल निकोल लघु फिल्म। 2019 रे स्पार्क्स लघु फिल्म। 2021 ला फुएर्जा डेल डेस्टिनो लघु फिल्म। 2023 मेरी गलती नो वेरा वेरा गूंज माया लघु फिल्म। 2024 एक साल और एक दिन नेरिया आपकी गलती नो हमारी गलती। डिस्कोग्राफी। संगीत। वर्ष शीर्षक नोट्स। 2021 बेला अकेला। देवोएल्वे में अधीर आंखें। 2022 क्यूइडेट। निकोल एलेजांद्रा वालेस डेल बारियो जन्म 22 मार्च 2002 एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं जिन्हें स्कैम एस्पाना में नोरा ग्रेस के रूप में उनकी मुख्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जो स्कैम का स्पेनिश रूपांतर है। प्राइम वीडियो की मूल फिल्म माई फॉल्ट में नू के रूप में, जो मर्सिडीज रॉन की बेस्ट सेलिंग वॉटपैड उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है, और नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज रेजिंग बॉयस में अल्मा के रूप में। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। निकोल एलेजांद्रा वालेस डेल बारियो का जन्म और पालन पोषण मैड्रिड, स्पेन में हुआ। उनके पिता अमेरिकी हैं। इस वजह से वालेस द्विभाषी हैं और स्पेनिश और अंग्रेजी दोनों धारा प्रवाह बोल सकती हैं। वह वायलिन और पियानो बजाना सीखती हुई बड़ी हुई और कम उम्र से ही गायन की शिक्षा ली। वालिस ने 8 साल से अधिक समय तक हिप हॉप, फंक और आधुनिक नृत्य का भी अभ्यास किया है। उनकी एक बड़ी बहन क्लो भी हैं, जो एक निर्देशक, लेखिका और फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीमित श्रृंखला ए परफेक्ट स्टोरी का निर्देशन किया है, जिसमें अन्ना कैस्टिलो ने अभिनय किया है। 3 वालिस एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर जारी रखते हुए एक विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मनोविज्ञान का अध्ययन भी करती है। 4 आजीविका। अभिनय 2008 2017 वर्तमान। वालिस ने लघु फिल्मों में अपनी शुरुआत की, पहली बार 2008 की हॉरर शॉर्ट एक्सिशन में एक छोटी भूमिका में दिखाई दी, जिसमें ग्रेज एनाटॉमी की अभिनेत्री टेसा फेरर के साथ थी। 5 उन्होंने लघु फिल्मों में काम करना जारी रखा। कैंप फायर क्रिएचर्स द स्कल ऑफ सैम में विकी के रूप में दिखाई दी। हॉरर फिल्म के दिग्गज रॉबर्ट इंग्लैंड के साथ सहअभिनय किया, जिन्हें नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फिल्म फ्रेंचाइजी में फ्रेडी क्रूगर को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। 2018 में वेलिस को मोविस्टार प्लस सीरीज स्कैम एस्पाना में नोरा ग्रेस के रूप में कास्ट किए जाने के बाद प्रसिद्धि मिली, जो नॉर्वेजियन टीन सीरीज स्कैम पर आधारित थी। शो का तीसरा सीजन उनके किरदार नोरा और सेलिया मोनेडेरो द्वारा निभाए गए वीरी के किरदार के इर्द गिर्द केंद्रित था। नोरा और वीरी के सीजन को विशेष रूप से फेस्टिवल डे विटोरिया से समानता के लिए सीमा टीवी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इसने युवा दर्शकों के लिए नारीवाद और सशक्तिकरण के विषयों को बढ़ावा दिया था। 6 नोरा के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के बाद से वालिस को कई प्रकाशनों में चित्रित किया गया है, जैसे कि एसे मोड़ा, ग्लैमर और वोग। 7, 8, 9 उन्होंने इस सफलता को अन्य अभिनय भूमिकाओं में भी जारी रखा है। टीवी 2021 ड्रामा पैरोट 10, 11 और 2023 प्राइम वीडियो रोमांस फिल्म माई फॉल्ट में नू के रूप में अभिनय किया है, जो अपने सौतेले भाई निक के साथ निषिद्ध रोमांस में खींची जाती है, जो खतरनाक सड़क रेसिंग दृश्य में शामिल है। 12 निक का किरदार वालिस के स्कैम एस्पाना के सहकलाकार गैब्रियल ग्वेरा ने निभाया है। माई फॉल्ट मूल रूप से वॉटपैड पर प्रकाशित एक लोकप्रिय उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है, जिसे मर्सिडीज रॉन द्वारा कल्पेबल्स कहा जाता है। 13 अमेज़न प्राइम वीडियो के अनुसार जून 2023 में रिलीज होने के बाद माई फॉल्ट ने सेवा के इतिहास में किसी भी गैर अंग्रेजी स्थानीय मूल फिल्म के उच्चतम शुरुआती 3 दिवसीय दर्शकों के आंकड़े प्राप्त किए। 14 प्राइम वीडियो ने जुलाई 2023 में पुष्टि की कि वे मर्सिडीज रॉन की त्रयी योर फॉल्ट और अवर फॉल्ट में अंतिम 2 पुस्तकों पर आधारित 2 और फिल्में बनाएंगे, यह पुष्टि करते हुए कि वालिस इन 2 फिल्मों में नू के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 15 आपकी गलती और हमारी गलती का समवर्ती उत्पादन 31 अगस्त 2023 को शुरू हुआ। 16 उसी महीने
वालेस स्टेफी आर्गेलिच की फिल्म वेरा में वेरा के रूप में दिखाई दिए, एक किशोरी जो एक युवा के रूप में अपनी कामुकता की खोज करती है, एक वकील और एक बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से दूर, एक द्वीप रिट्रीट पर उसके और उसकी मां के साथ रहने आती है। 17, 18, 19 उन्होंने कई अन्य लघु फिल्मों में भी काम करना जारी रखा है, जिनमें 2019 की रेस पार्क्स, राफा पावोन द्वारा निर्देशित और 2021 की ला फुएर्जा डेल डेस्टिनो, जेवियर अलोसो द्वारा निर्देशित शामिल हैं। 20 वह 2023 की लघु फिल्म इको में माया के रूप में और 2024 की फिल्म अन एनो वाई अन दिया में नेरिया के रूप में भी दिखाई दी। 21, 22 1 सितंबर 2023 को वालेस को स्पेन से पहली डायर ब्यूटी एम्बेसडर के रूप में भी घोषित किया गया। वह उसी महीने बाद में डायर और अन्य संबंधित ब्रांड इवेंट्स में 2023 पेरिस फैशन वीक के दौरान दिखाई दी। 23, 24 मई 2024 में वालेस नेटफ्लिक्स टेलीविजन मिनी सीरीज नी उना मास एस में दिखाई दिए, जो मिगुएल सेज कैरल एस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, अल्मा के रूप में, एक किशोरी जो अपने बलात्कार के बारे में बोलकर अपने हाई स्कूल में यथास्थिति को बदल देती है। 25, 26 संगीत 2020 वर्तमान 2020 में वालेस ने यूनिवर्सल म्यूजिक और सोनी म्यूजिक के साथ अनुबंध किया और फरवरी 2021 में अपना पहला सिंगल बेला रिलीज किया। बेला ने उस साल स्पेन में शीर्ष 50 वायरल गानों में से एक के रूप में शुरुआत की, जिसके तुरंत बाद सिंगल्स दिवुएल्वे में और इम्पेशेंट आइज रिलीज हुए। एक चौथा सिंगल क्यूइडेट 2022 में रिलीज किया गया। गैब्रियल एलेजांद्रो ग्वेरा मोरेउ, जन्म 6 फरवरी 2001, एक स्पेनिश फ्रांसीसी अभिनेता और मॉडल हैं, जिन्हें स्कैम एस्पाना में क्रिस्टियन क्रिस मिरालेस हारो और फिल्म माई फॉल्ट में निक लिस्टर की भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन। गैब्रियल एलेजांद्रो ग्वेरा मोरेउ का जन्म और पालन पोषण मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। उनकी मां, मार्लीन मोरेउ, एक फ्रांसीसी वेडेट, मॉडल, अभिनेत्री और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और उनके पिता, मिशेल ग्वेरा, एक क्यूबा के नर्तक थे। 2 वह स्पेनिश और फ्रेंच दोनों में द्विभाषी हैं और अंग्रेजी में कुशल हैं। 3 अपने माता पिता की तरह वह कम उम्र में ही कलात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो गए थे, विज्ञापन अभियानों में भाग लेने और एक अतिरिक्त के रूप में छोटी अभिनय भूमिकाएं करने के साथ साथ औपचारिक नृत्य प्रशिक्षण भी लिया। 3 उन्होंने 2018 में इंस्टीट्यूटो लोपे डी वेगा से परफॉर्मिंग आर्ट्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका, फिल्म और टेलीविजन 2018 वर्तमान 2018 के अंत में ग्वेरा ने स्कैम एस्पाना के पहले सीजन में क्रिस्टियन मिरालेस हारो के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। स्कैम का स्पेनिश रूपांतरण, एक नॉर्वेजियन टीन ड्रामा सीरीज जो किशोरों के दैनिक जीवन और उनके संघर्षों पर केंद्रित थी। वह सीजन 1 और 2 के बीच सीरीज के 12 एपिसोड में दिखाई दिए। 4 इसके बाद वह अमांडा कर्नेल की 2018 की फिल्म चार्टर में मैनुअल के रूप में और 2020 की सेनोरस डेल एमपीए में क्रिस्टोफर के रूप में दिखाई दिए। उसी वर्ष टेलीविजन सीरीज राइडर्स में सैमू के रूप में भी दिखाई दिए। 3 चार्टर को बाद में 93वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए स्वीडिश प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। 5 ग्वेरा की अगली बड़ी भूमिका 2020 की टीवी सीरीज HIT में आई, जो एक अपरंपरागत शिक्षक के बारे में एक हाई स्कूल ड्रामा है जिसे परेशान संस्थानों को बदलने का काम सौंपा गया है। 6 वह 2 सीजन के लिए मुख्य किरदार डारियो के रूप में दिखाई दिए। 2022 में ग्वेरा ने पैरामाउंट प्लस की मूल श्रृंखला बोस में कोरियोग्राफर नाचो दुआटो के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 7 और प्राइम वीडियो मूवी टुमारो इज टुडे में युवा चार्ली के रूप में दिखाई दिए। टुमारो इज टुडे प्लेटफॉर्म के लिए निर्मित पहली मूल स्पेनिश फिल्म थी। 8 उन्होंने स्कैम एस्पाना के मुख्य लेखक एस्टिबालिस बर्गलेटा के साथ नेटफ्लिक्स सीरीज यू आर नॉट स्पेशल के लिए असियर के रूप में फिर से काम किया और उसी वर्ष HBO मैक्स सीरीज हाउ टू स्क्रू एवरीथिंग अप में फ्रेंड के रूप में दिखाई दिए। 9, 10 ग्वेरा की अब तक की सबसे बड़ी भूमिका 2023 की प्राइम वीडियो रोमांस फिल्म माई फॉल्ट में निक लिस्टर के रूप में रही है, जो खतरनाक स्ट्रीट रेसिंग दृश्य में शामिल है और बाद में अपनी सौतेली बहन नोआ के साथ एक अवैध रोमांस शुरू करता है, जिसे उसके स्कैम एस्पाना सहकलाकार निकोल वालेस ने निभाया है।
11 माई फॉल्ट मूल रूप से वॉटपैड पर प्रकाशित एक लोकप्रिय उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है जिसे मर्सिडीज रॉन द्वारा कल्पेबल्स कहा जाता है। 12 अमेज़न प्राइम वीडियो के अनुसार माई फॉल्ट ने जून 2023 में रिलीज होने के बाद सेवा के इतिहास में किसी भी गैर अंग्रेजी स्थानीय मूल फिल्म के उच्चतम शुरुआती 3 दिवसीय दर्शकों के आंकड़े प्राप्त किए। 13 इसके अलावा ग्वेरा की स्पेनिश टेलीविजन सीरीज रेड फ्लैग्स और एक मिनी सीरीज नी उना मास एस में एक आगामी भूमिका है जो मिगुएल सेज कैरल एस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है अल्बर्टो के रूप में। नी उना मास को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने की तैयारी है जिसमें वह फिर से निकोल वालिस के साथ दिखाई देंगे जो मुख्य भूमिका में अल्बा के रूप में अभिनय करेंगी। 3, 14, 15 वह अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए माई फॉल्ट के 2 सीक्वल योर फॉल्ट और अवर फॉल्ट में निक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे जो मर्सिडीज रॉन की कल्पेबल्स त्रयी की अंतिम 2 पुस्तकों पर आधारित हैं। 16, 17 आपकी गलती और हमारी गलती का समवर्ती उत्पादन 31 अगस्त 2023 को शुरू हुआ। 18 स्टेज 2010 वर्तमान अपने टेलीविजन और फिल्मी करियर के बाहर ग्वेरा ओपेरा और थिएटर प्रोडक्शंस में सक्रिय रहे हैं। पहली बार 2010 में रॉयल थिएटर ओपेरा प्रोडक्शन टोस्का में दिखाई दिए। इसके बाद वे फ्रांस में 2012 के थिएटर प्रोडक्शन रॉबिन हुड और 2018 में क्रोल रोजर ओपेरा में दिखाई दिए। 3 गैब्रियल ने अपने पिता के साथ इटली में 2017 के ओपेरा एल एलिक्सिर डी अमोर पर भी काम किया। 19 कानूनी मुद्दों ग्वेरा को 2 सितंबर 2023 को इटली के वेनिस में फ्रांस में हुए कथित यौन उत्पीड़न के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें फिल्मिंग इटली से सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता का पुरस्कार मिलना था जिसे उनकी गिरफ्तारी के मद्देनजर रद्द कर दिया गया था। 3 सितंबर 2023 को ग्वेरा के अभिनय प्रतिनिधित्व ब्रॉसन टैलेंट मैनेजमेंट ने जनता के लिए एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया यह फ्रांस में एक पुरानी प्रक्रिया है जब गैब्रियल नाबालिग था और स्पेन में यह पहले से ही सभी बरी होने के साथ उसके पक्ष में हल हो चुका है। हमें उम्मीद है कि उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा एक बार प्रतिधारण त्रुटि जिसे हम अनियमित समझते हैं सत्यापित हो जाती है। 21 ग्वेरा के वकील पेड्रो फर्नांडीज गोंजालेज ने इस बयान का अनुसरण करते हुए कहा कि जिस मामले के लिए उन पर आरोप लगाया गया था और फिर उन्हें बरी कर दिया गया था वह तब हुआ जब ग्वेरा 13 साल के थे और शिकायतकर्ता उनके चचेरे भाई थे जो उन पर गुस्सा हो गए थे। मामले की सुनवाई सोमवार 4 सितंबर को निर्धारित की गई थी और बाद में उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया था। उनकी रिहाई की शर्त यह थी कि वे मामले के सुलझने तक वेनिस नहीं छोड़ सकते। 22, 23, 15 सितंबर 2023 को वेनिस अपील कोर्ट ने ग्वेरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और प्रत्यर्पण अनुरोध को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें मैड्रिड में घर लौटने की अनुमति दी गई। 24 माई फॉल्ट फिल्म फ्रेंचाइजी के पीछे की स्ट्रीमिंग सेवा प्राइम वीडियो ने भी पुष्टि की कि वे अपने वकीलों के अनुसार मामले की अपनी स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। 22 इसके बाद ग्वेरा ने कल्पेबल्स श्रृंखला की अंतिम 2 फिल्मों की शूटिंग पूरी करने का काम फिर से शुरू कर दिया है। दिसंबर 2022 में इंट्रिपिड पिक्चर्स ने अमेज़न स्टूडियो के साथ एक बहुवर्षीय समग्र टेलीविजन डील पर हस्ताक्षर किए। 23 स्टूडियो कल्वर सिटी में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है जिसके मुख्यालय और उत्पादन सुविधाओं में लगभग 2700 कर्मचारी हैं। 24 जनवरी 2023 में क्रिटिकल रोल प्रोडक्शंस ने अमेज़न स्टूडियो के साथ एक बहुवर्षीय समग्र टेलीविजन और फर्स्ट लुक फिल्म डील पर हस्ताक्षर किए। 25 मार्च 2023 में प्राइम वीडियो के बजाय एयर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज करने के निर्णय के जवाब में यह घोषणा की गई थी कि अमेज़न ने यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग को बंद कर दिया था और वितरक के संचालन को MGM में बदल दिया था जिससे क्रीड 3 अमेज़न के स्वामित्व में बाद वाले स्टूडियो द्वारा वितरित की जाने वाली पहली फिल्म बन गई। 26 इसके अलावा मार्च में चुक्वेसाडा ने अमेज़न स्टूडियो के साथ एक विशेष फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए और स्टूडियो ने इमेजिन एंटरटेनमेंट के साथ एक बहुवर्षीय फर्स्ट लुक फिल्म डील पर भी हस्ताक्षर किए। 27-28 मई 2023 में अमेज़न स्टूडियो ने अमेज़न MGM स्टूडियो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जो अमेज़न और MGM परियोजनाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन वितरण इकाई है। 29 वितरक की पहली फिल्में साल्ट बन थीं
जिसका प्रीमियर 30 अगस्त 2023 को टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ, सिटिंग इन बार्स विद केक, जिसे 8 सितंबर 2023 को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया, और ए मिलियन माइल्स अवे, जिसे 15 सितंबर 2023 को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। सभी 3 फिल्में MGM बैनर के माध्यम से रिलीज की गईं। 4 अक्टूबर 2023 को स्थानीय मूल के लिए मुद्रीकरण के स्टूडियो के निदेशक पाब्लो इकोविएलो ने मैड्रिड में टीवी फोरम इबसीरीज एंड प्लेटिनो इंडस्ट्रिया में घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप मॉन्स्टर क्रिएटिव द्वारा डिजाइन किया गया ऑन स्क्रीन 2016 एनिमेटेड अमेजन स्टूडियो लोगो भी सेवानिवृत्त हो जाएगा, और सितंबर 2023 तक सभी फिल्म निर्माण आगे बढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत बेक्ड स्टूडियो द्वारा डिजाइन किए गए 2021 MGM लियो द लायन लोगो के साथ होगी। 32 दिसंबर 2023 में अमेजन MGM स्टूडियोज ने वॉरहैमर 40,000 के निर्माता गेम्स वर्कशॉप के साथ इसके पात्रों और कहानियों को फिल्म और टेलीविजन के लिए अनुकूलित करने का सौदा किया। ब्रिटिश अभिनेता हेनरी कैविल को कार्यकारी निर्माता और अभिनेता के रूप में शामिल करने वाले इस समझौते से अमेजन MGM को वॉरहैमर 40,000 थीम वाली फिल्में और टीवी शो बनाने में मदद मिलेगी। 33 जनवरी 2024 में अमेजन ने अमेजन MGM स्टूडियो, प्राइम वीडियो और ट्विच में सैकड़ों छंटनी की घोषणा की ताकि हमारे व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता के लिए हमारे निवेश को प्राथमिकता दी जा सके, जबकि हम लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम अपने ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा क्या जानते हैं। 34 मार्च 2024 अप्रैल 2024 में अमेजन MGM ने फैंडेंगो एट होम, रॉटन टोमाटोज और iTunes के साथ मिलकर ग्राहकों को स्टूडियो के शताब्दी वर्ष के हिस्से के रूप में सीमित समय के लिए MGM लाइब्रेरी से 100 फिल्मों का 100 आवश्यक फिल्में बंडल पेश किया। 35 उसी महीने उन्होंने जेक गिलेनहॉल के 9 स्टोरीज प्रोडक्शंस बैनर के साथ 3 साल का फर्स्ट लुक डील साइन किया, जिसके लिए वे उन फिल्मों पर पहली नज़र डालेंगे जिन्हें बाद वाली कंपनी थिएट्रिकल और स्ट्रीमिंग रिलीज के लिए बनाना चाहती है, जिसमें म्यूजिकल फन होम का फिल्म रूपांतरण भी शामिल है। 36 जुलाई 2024 में कंपनी ने एक लेबल के रूप में 1 दशक से अधिक की निष्क्रियता के बाद यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के पुनरुद्धार की घोषणा की, जिसमें नेटफ्लिक्स में पूर्व फिल्म प्रमुख और यूनिवर्सल पिक्चर्स के उपाध्यक्ष स्कॉट स्टुबर के साथ बहुवर्षीय साझेदारी में प्रवेश किया। सौदे के तहत स्टुबर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के लिए अपनी नवगठित प्रोडक्शन कंपनी के तहत फिल्मों का निर्माण करेंगे, जिसमें स्टुबर नए सिरे से पुनर्जीवित बैनर द्वारा जारी सभी परियोजनाओं में शामिल होंगे। 37 पुरस्कार 2015 में ट्रांसपेरेंट अमेजन स्टूडियो द्वारा निर्मित पहला शो था जिसने एक प्रमुख पुरस्कार जीता, और स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा द्वारा निर्मित पहला शो जिसने सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला, संगीत या कॉमेडी उर्फ सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 38 2017 में मैनचेस्टर बाय द सी के लिए अमेजन स्टूडियोज सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा बन गई। 39 फिल्म को कुल 6 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें से 2 जीते, केसी एफ्लेक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और केनेथ लोनेर्गन के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा। फिल्म द सेल्समैन 2016 ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। इसे असगर फरहादी ने निर्देशित किया और अमेजन स्टूडियो द्वारा अमेरिका में वितरित किया गया। 40 2018 में राहेल ब्रोस्नाहन अभिनीत पीरियड कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला द मार्वलस मिसेज मैसेल ने 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते, ब्रोस्नाहन के लिए सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला, संगीतमय या कॉमेडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, संगीतमय या कॉमेडी, और 5 प्राइम टाइम एमी अवार्ड, जिसमें ब्रोस्नाहन के लिए उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला और हास्य श्रृंखला में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री शामिल है। यूनाइटेड आर्टिस्ट्स रिलीजिंग की फिल्म वुमेन टॉकिंग को 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकन मिला तथा सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार भी मिला। 2023 में ओरियन पिक्चर्स की अमेरिकन फिक्शन ने स्टूडियो के रीब्रांड के बाद टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए अमेजन MGM स्टूडियो को अपनी पहली जीत दिलाई। 41 फिल्म को 96वें अकादमी पुरस्कारों में 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल था, और इसने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीता। अमेजन MGM स्टूडियो, जिसे पहले अमेजन स्टूडियो के नाम से जाना जाता था, 2010 में लॉन्च किया गया एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन उत्पादन और वितरण स्टूडियो है, जिसका स्वामित्व अमेजन के पास है।
इसने मई 2023 में MGM होल्डिंग्स के साथ विलय के बाद अपना वर्तमान नाम लिया, जिसे अमेजन ने 1 साल पहले अधिग्रहित किया था। 3 सितंबर 2023 तक इस स्टूडियो के प्रोडक्शंस मुख्य रूप से मेट्रो-गोल्डविन-मेयर लेबल और अमेजन की अपनी स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा अमेजन प्राइम वीडियो के तहत मूवी थिएटरों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। 4 अवलोकन, गठन और प्रारंभिक सफलता 2010 से 2021। अमेजन स्टूडियो का लोगो 2010 से 2019 तक इस्तेमाल किया गया। टेलीविजन और फिल्मों की स्क्रिप्ट पहले अमेजन पर ऑनलाइन सबमिट की जाती थी 5 और कर्मचारियों द्वारा पढ़ी जाती थी। हालांकि वेबसाइट बताती है कि वे अब सबमिशन स्वीकार नहीं करते हैं। अमेजन ने 90 दिनों के भीतर सबमिट की गई स्क्रिप्ट की समीक्षा करने का लक्ष्य रखा, हालांकि यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है। यदि किसी प्रोजेक्ट को विकास के लिए चुना जाता था, तो लेखक को $10,000 का भुगतान किया जाता था। 6 यदि किसी विकसित स्क्रिप्ट को पूर्ण बजट वाली फिल्म के रूप में वितरण के लिए चुना जाता था, तो निर्माता को $200,000 का भुगतान किया जाता था। यदि इसे पूर्ण बजट श्रृंखला के रूप में वितरण के लिए चुना जाता था, तो निर्माता को $55,000 के साथ साथ खिलौने और टी-शर्ट लाइसेंसिंग और अन्य रॉयल्टी और बोनस से अमेजन की शुद्ध प्राप्तियों का 5% तक का भुगतान किया जाता था। 7 2008 में अमेजन ने फिल्म निर्माण में विस्तार किया, 20वीं सेंचुरी स्टूडियो के साथ द स्टोलन चाइल्ड फिल्म का निर्माण किया। 8 जुलाई 2015 में अमेजन ने घोषणा की कि उसने स्पाइक ली की नई फिल्म चिराग को अपनी पहली अमेजन ओरिजिनल मूवी के रूप में अधिग्रहित किया है। 9 10 11 2010 में अमेजन स्टूडियो ने लोगों को पटकथाएं प्रस्तुत करने की अनुमति देना शुरू किया, जिस पर अमेजन स्टूडियो और उसके ग्राहक वोट करेंगे। शीर्ष पटकथा लेखकों को बताया गया कि वे नकद पुरस्कार अर्जित करेंगे। इसे जेफ बेजोस ने वैज्ञानिक स्टूडियो नाम दिया था। यह कार्यक्रम 8 साल बाद बंद हो गया क्योंकि प्रस्तुत की गई पटकथाएं निम्न गुणवत्ता की थीं। 12 अमेजन स्टूडियोज ने 2012 में अपनी एकमात्र कॉमिक बुक सीरीज ब्लैकबर्न बरो को भी मुफ्त डाउनलोड के रूप में रिलीज किया। 13 इसमें एक सर्वेक्षण शामिल था, जिससे अमेजन को यह निर्धारित करने के लिए प्रतिक्रिया एकत्र करने की अनुमति मिली कि कॉमिक को फिल्म में बनाना सार्थक है या नहीं। 13 सितंबर 2012 तक अमेजन स्टूडियोज को 10,000 से अधिक फीचर स्क्रीन प्ले सबमिशन प्राप्त हुए थे। 13 और मार्च 2013 तक 2,700 टेलीविजन पायलट। 14 मार्च 2013 तक 23 फिल्में और 26 टेलीविजन सीरीज सक्रिय विकास में थीं। 13/6 2016 के अंत में इसने अपने फिल्म डिवीजन को प्राइम मूवीज में पुनर्गठित किया। 15 अमेजन स्टूडियो का लोगो 2019 से 2023 तक इस्तेमाल किया गया। 27 जुलाई 2017 को यह घोषणा की गई कि दिसंबर 2017 की रिलीज वंडर व्हील से शुरू होकर अमेजन स्टूडियोज अपनी स्वयं की वितरण कंपनी होगी। इससे पहले अमेजन स्टूडियोज ने अपनी परियोजनाओं को वितरित करने के लिए कई बाहरी स्टूडियो पर भरोसा किया था। 16 कंपनी ने $250 मिलियन में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वैश्विक टीवी अधिकार भी हासिल किए। 17 हालांकि अमेजन के पास अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बाहरी वितरण क्लाइंट हैं, जैसे कि कनाडा में एलिवेशन पिक्चर्स, साथ ही यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में वार्नर ब्रदर्स और स्टूडियो कैनल। अप्रैल 2018 में अमेजन स्टूडियोज ने घोषणा की कि वे अब पटकथाओं के खुले सबमिशन स्वीकार नहीं करेंगे, ताकि वे जिन फिल्म निर्माताओं के साथ काम करते हैं उन्हें केवल उन लोगों तक सीमित कर दें जिनके साथ स्टूडियो ने कामकाजी संबंध स्थापित किए हैं, और उभरते हुए लोगों को अपनी परियोजनाओं को पेश करने से रोक दें, उन्हें अनचाही सामग्री और उनके साथ काम करने के लिए उल्लेखनीय और प्रतिभाशाली नहीं मानते हुए। 18 MGM का अधिग्रहण और रीब्रांडिंग 2021 वर्तमान। मई 2021 में अमेजन स्टूडियो की मूल कंपनी ने मेट्रो-गोल्डविन-मेयर MGM का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत शुरू की। 26 मई 2021 को यह घोषणा की गई कि स्टूडियो को अमेजन द्वारा $8.45 बिलियन में अधिग्रहित किया जाएगा, जो विनियामक अनुमोदन के अधीन है। अमेजन स्टूडियो और अमेजन प्राइम वीडियो के साथ एक लेबल के रूप में काम करना जारी रखेगा। 3 अमेजन यूनाइटेड आर्टिस्ट्स रिलीजिंग MGM और अन्नपूर्णा पिक्चर्स का संयुक्त वितरण उद्यम के साथ साझेदारी करना जारी रखेगा,
जो MGM शीर्षकों को केस बाय केस आधार पर नाटकीय रूप से संचालित और रिलीज करना जारी रखेगा। अगस्त 2021 में यह बताया गया कि स्टीवन प्रिंस ने स्टूडियो के साथ एक समग्र टीवी डील और फेस्टलुक डील साइन की है। 19 सितंबर 2021 में यह बताया गया कि ब्रायन ओटानो ने अमेजन स्टूडियो के साथ एक डील साइन की है। 20 इसके अलावा सितंबर में एडी मर्फी ने अमेजन स्टूडियो के साथ फर्स्ट लुक फिल्म डील साइन की थी। 21 जनवरी 2022 में वेस्टब्रुक ने अमेजन स्टूडियो के साथ एक बहुवर्षीय फर्स्ट लुक डील साइन की। उसी महीने अमेजन स्टूडियो ने 87 नॉर्थ प्रोडक्शंस के साथ 10 अंकीय डील साइन की। नवंबर 2022 में यह घोषणा की गई कि जेनिफर साल्के को अमेजन स्टूडियो के अलावा MGM की फिल्म और टेलीविजन डिवीजनों का पूरा नियंत्रण दिया जाएगा, जिसमें ब्रियर्टन CEO के पद से हटकर MGM प्लस और MGM अल्टरनेटिव टेलीविजन के लिए PVS कॉर्पोरेट रणनीति के उपाध्यक्ष बनेंगे। संपत्ति। यह भी देखें MGM होल्डिंग्स संपत्ति। फिल्म निर्माण और वितरण। मेट्रो-गोल्डविन-मेयर, यूनाइटेड आर्टिस्ट्स और ओरायन पिक्चर्स के लोगो, जो स्टूडियो की प्राथमिक फिल्म इकाइयां हैं। मेट्रो-गोल्डविन-मेयर, यूनाइटेड आर्टिस्ट्स, ओरियन पिक्चर्स, ओरियन क्लासिक्स, अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स, प्राइम मूवीज, अमेजन कंटेंट सर्विसेज, अमेजन MGM स्टूडियोज वितरण। टेलीविजन, MGM टेलीविजन, MGM अल्टरनेटिव टेलीविजन, MGM इंटरनेशनल टेलीविजन, MGM ऑन डिमांड, MGM UA टेलीविजन, बिग फिश एंटरटेनमेंट LLC, अर्धचंद्रचित्र, इवोल्यूशन मीडिया, इवोल्यूशन फिल्म एंड टेप इंक. गेटो ग्रांडे प्रोडक्शंस, मैक्सिकन उद्यमियों मिगुएल एलेमन और एंटोनियो क्यू के साथ संयुक्त उद्यम। लाइटवर्कर्स मीडिया, ओरियन टेलीविजन, चैनल, MGM प्लस, MGM प्लस मार्की, MGM प्लस हिट्स, MGM प्लस ड्राइव इन, MGM प्लस ऑन डिमांड, स्क्रीन पिक्स, स्क्रीन पिक्स एक्शन, स्क्रीन पिक्स वेस्टर्न, स्क्रीन पिक्स वॉयस, स्क्रीन पिक्स ऑन डिमांड। इम्पैक्ट, कॉमकास्ट के साथ संयुक्त उद्यम। टेलीसिने, कैनाइस ग्लोबो, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो, पैरामाउंट पिक्चर्स और यूनिवर्सल